जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी, जो कि आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी अदर वनडे एग्जाम की बात करें तो वहां पर आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो अभी तक हम क्या क्या चीज़ें अपनी कवर कर चुके हैं, आइए जानते हैं कुछ उसके बारे में। हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र। ठीक है, तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर चुका है आप देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कुछ मेनली इस प्रकार से दिखता है आपकी बॉडी के अंदर, है ना। और इस पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। आपका ये आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल आपके पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का वह भाग होता है जहां से आपका फूड या भोजन होकर गुजरता है। समझ में आया? अब इस आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के बाद एक भाग होता है आपका क्या, पाचक ग्रंथियां, या फिर जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि आपके कुछ साइड में अलग से कुछ ग्रंथियां या फिर आपके ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, अपने अंदर से एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, यानी कि एंजाइम्स को निकालती हैं, जो इस आहार नाल या फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में जाकर भोजन का पाचन करता है। समझ आया? ये दोनों भाग हमारे कवर हो चुके थे। अब हमें क्या पढ़ना है, आपकी बॉडी में जो कंप्लीट पाचन होता है, मतलब जो आपका पूर्ण रूप से पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसके बारे में एक पूरी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, यानी कि क्या बात है, देखो इसके पहले मैंने आपको भाई कवर करवा दिया इस एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में, और इस पाचक ग्रंथियों के बारे में, यानी कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी उनके बारे में। अब ये सब मिलकर कंप्लीटली कैसे काम करती हैं ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं आपका कि भाई मनुष्य में होने वाली पाचन क्रिया कैसी होती है, यानी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे होती है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है भाई, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर पाचन या फिर डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है मेनली 5 चरणों में। कितने चरणों में? 5 भागों में कंप्लीट होती है। कौन कौन से 5 भाग हैं इसके पहले मैंने आपको लिखवा चुका हूँ। आज हम उन 5 भागों को कंप्लीटली जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका, आपने कोई भी फूड लिया भाई, उसको आपने मुंह से अंदर डाला, तो पहला काम क्या होगा, अंतःग्रहण या फिर इंजेशन। इसमें क्या होता है कि फूड को आप इनटेक करते हो, खाने को खाते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसमें, इंजेशन या फिर आपके अंतःग्रहण वाले भाग में। सिर्फ इतना ही जानना है इसके बारे में कि भाई अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, फूड को अपने अंदर लेना। अब तो आप मुंह से ही खाओगे ना भाई, सिंपल है। चलो फिर दूसरे नंबर पे आता है क्या, आपका पाचन या फिर डाइजेशन, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आता है, पाचन या फिर डाइजेशन। इसी के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, तो यहाँ से भी आपको इतना कोई डाउट आएगा नहीं। फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो पाचन मतलब आपने जैसे ही आपके मतलब फूड को इनटेक किया, जैसे ही आपने खाना खाया तो आपने खाने को क्या किया, चबाना स्टार्ट किया। तो जहाँ आपने फूड को अपने मुंह में रखा भाई और फिर चबाना स्टार्ट किया, वहीं से आपके फूड का क्या चालू हो जाता है, डाइजेशन या फिर पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, आगे हम जानेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके मुख में लार ग्रंथियां होती हैं, है ना। सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट होता है और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना। वो एंजाइम क्या करते हैं, आपके फूड को, आपके जो आपने फूड इनटेक किया है, जो आपने खाना खाया है, उसको चबाने की दौरान ही उसमें क्या कर देते हैं, एंजाइम को मिक्स कर देते हैं, और कहीं ना कहीं आपके इस मुख वाले भाग से ही क्या हो जाता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये तो सेकेंडरी स्टेज है आपका क्या, पाचन। और फिर ये पाचन आपके मुख से स्टार्ट होने के बाद कहाँ पर होता है, देखो ये तो है आपका ईसोफेगस वाला भाग, यानी कि आपका जहां पर
क्रमानुकुंचन गति हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का ये ईसोफेगस वाला या फिर ग्रास नली वाला भाग है, यहाँ पर क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति होती है। धीरे धीरे आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस वाला भाग है वो धीरे धीरे फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, फूड जो है धीरे धीरे आपकी बॉडी से, आपके मतलब जो मुख वाला पार्ट है वहाँ से इस अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में आता है। तो पाचन कहाँ पर हो रहा है, केवल इस मुख वाले भाग में हो रहा है। चलो और कहाँ पर हो रहा है, आप देखेंगे फिर जो पाचन हो रहा है वो होता है आपके इस वाले भाग में। कहाँ पर, अमाशय वाले भाग में। सेकेंडरी पाचन कहाँ पर होता है भाई, मतलब सेकेंडरी डाइजेशन या द्वितीयक पाचन कहाँ पर होता है, इस अमाशय वाले भाग में। कैसे होता है इसको भी आगे जानेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है ना। वो HCl क्या करता है, आपके फूड को एक सेमी लिक्विड टाइप में बदल देता है, जिसे हमने काइम नाम दिया था, बताया था मैंने। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका ये छोटा आंत वाला पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका क्या होता है, फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है या फिर खाने का पाचन होता है। ठीक, ये चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। अब आपका जो पाचन है, जो डाइजेशन है, कंप्लीट हो जाता है कहाँ पर, इस स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आपके छोटी आंत वाले पोर्शन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या भाई, कि आपका जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है कहाँ पर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो भाग है, यानी कि आपका जो छोटी आंत है वहीं पर आपका पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बोलेंगे भैया फिर इसकी क्या ज़रूरत है, बड़ी आंत की क्या ज़रूरत है, लार्ज इंटेस्टाइन की। इसका काम होता है मेनली वाटर और आपके जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, यानी कि पानी और खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन करना, है ना, अवशोषण करना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो, तो आपका इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण हो गया, पाचन यानी कि डाइजेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अवशोषण पे। ये अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, आपकी छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद आपके इसी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक इस बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन का पाचन होने के बाद, मतलब छोटी आंत में पाचन हुआ, साथ साथ में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, अवशोषण भी होगा वहाँ पर। अवशोषण क्या होता है आगे जानेंगे इसके बारे में। अभी बस इतना समझ लो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं और ये ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं, कहाँ से, ये पूरी ब्लड वेसल्स जो है वो कनेक्ट करती हैं, है ना। पूरी ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके चारों ओर फैली हुई हैं। और जब आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है आपको, किसको, पचे हुए भोजन को, यानी जो डाइजेस्टिव फूड है उसको जब एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपकी बॉडी में, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसी के बारे में यहाँ पर छोटा सा वाक्य है जो हमें जानना रहेगा। ठीक है, चलो अब 4th नंबर पे आता है आपका स्वांगीकरण वाला पोर्शन। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, जो भी स्वांगीकरण या फिर जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये स्वांगीकरण या एसिमिलेशन क्या है, जो भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, अवशोषित किया गया है, वो भोजन आपको जब आपके रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त के साथ घुलेगा, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो इसमें फैली हुई थी, इस ब्लड वेसल्स के ब्लड में, है ना, एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं एट द एंड आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड वेसल में जाकर आपके क्या मिलते हैं, इन फूड के जो मेन पार्ट होते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब है, जाकर मिलते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण या फिर आपका एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। फिर आपका 5th नंबर का पार्ट आता है कौन सा, बहिर्क्षेपण या फिर एजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है,
आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ डाइजेस्ट हुई है ना, हमने कुछ भी खाया वो डाइजेस्ट हुआ, पाचित हुआ। पाचित होने के बाद जो बचा हुआ खराब पदार्थ होता है यानी कि वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने की ही प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, बहिर्क्षेपण या फिर एजेशन कहते हैं। ठीक है, चलो इन सारी चीज़ों को हम आगे जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो देखो हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो कंप्लीट पाचन की प्रोसेस होती है भाई, जो पाचन की क्रिया होती है फिर डाइजेशन प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है, कैसे कहाँ से कोई केमिकल निकलता है, मतलब कोई एंजाइम निकलता है और जाकर इस आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें पहले से ही कवर करवा चुका हूँ, यानी कि एक एक पार्ट को हमने सेपरेटली स्टडी कर चुके हैं, कौन से एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, कैसी प्रोसेस होती है। तो अब थोड़ा सा जो स्पीड रहेगी हमारी वो फास्ट रहेगी, बट आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। देखो मैंने आपको बताया था भाई, आपका मुकुगुहा या फिर बकल कैविटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपके लार ग्रंथियाँ होती हैं यानी कि सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, है ना। उस सलाइवरी ग्लैंड से आपके दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला कौन सा था आपका, टाइलिन, और दूसरा कौन सा था, उसको हमने लाइसोजाइम नाम दिया था, याद है। एक था आपका टाइलिन और एक था लाइसोजाइम। इस टाइलिन का काम क्या होता है कि आपके भोजन में या फिर आपके फूड में अगर कोई स्टार्च है, मंड है, ठीक है, तो वो इस टाइलिन के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद आपका माल्टोज नामक क्या बना लेता है, माल्टोज नामक पदार्थ बना लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये माल्टोज क्या है भाई, एट द एंड सब पार्ट ऑफ मतलब कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं, है ना। एट द एंड आपकी बॉडी में एनर्जी ही प्रोवाइड करेंगे, बस उनके नाम अलग हो जाते हैं, माल्टो, सुक्रोज एंड ऐसे, है ना। आगे चल के पढ़ेंगे सबके बारे में। तो क्या याद रखना भाई, टाइलिन जो है स्टार्च या मंड के साथ मिलता है और क्या बनाता है, माल्टोज बना लेता है। फिर अब लाइसोजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम का इतना काम होता है कि आप खुद सोचो, आपने जो भोजन इनटेक किया, तो भाई हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में हमारी आंखों से ना देख सकने वाले बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु या फिर बैक्टीरिया होते हैं। तो इन जीवाणु या फिर बैक्टीरिया अब भोजन में भी आएंगे, फिर हम उसको खाएंगे भोजन को, तो भाई हमारे अंदर भी जाएंगे। तो उस बैक्टीरिया को, उस आपके जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, यही लाइसोजाइम नामक आपका क्या करता है, एंजाइम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो अब देखो, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई आपने जब भोजन मुंह में डाला उसके बाद चबाना स्टार्ट किया, तो भोजन क्या हुआ, अच्छे से लार के साथ में आपका जो सलाइवा था उसके साथ में मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद वो कुछ देखने में आपको अलग प्रकार का दिखता होगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, बोलस नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, बोलस नाम देते हैं। जैसे ही आपने खाने को भाई मुंह में डाला, चबाना स्टार्ट किया, चबाते चबाते आपने, कई बार ऐसा हुआ होगा भाई आपके मुंह में बाल आ जाता है, तो आप वो क्या करते हो, पूरा कौर बाहर निकाल लेते हो। तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है, जो फूड आपने अंदर डाला और फिर जो फूड आपने मतलब बाहर निकाला, कहीं ना कहीं दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने फूड चबाया तो उसमें क्या मिक्स हो गया, टाइलिन नामक एंजाइम मिक्स हो गया, सलाइवा लार चली गई, और फिर आप उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका श्लेष्मा भी मिक्स होता है ना, म्यूकस भी मिक्स होता है, जिसके कारण वो कैसा हो जाता है, हल्का चिपचिपा नामक एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बोलस नाम देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद सेकेंडरी पाचन कहाँ पर होता है, मैंने बोला भाई फर्स्ट वाला पाचन तो यहाँ पर हुआ, पहला डाइजेशन यहाँ पर हुआ, लेकिन अब क्या आपके आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का जो ये वाला भाग था, जिसे हम ग्रासनली कह रहे थे, है ना, जहाँ पर क्रमानुकुंचन गति हो रही थी, क्या वहाँ पर कोई पाचन होगा, नहीं होगा। तो सेकेंडरी पाचन कहाँ पर, मतलब सेकेंडरी डाइजेशन या फिर द्वितीयक पाचन कहाँ पर होगा, आपके इस अमाशय वाले भाग में होगा। कहाँ पर, इस अमाशय या फिर स्टमक वाले भाग में होगा। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि अमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में हमने पूरी बातें पढ़ चुके हैं, अभी एक बार फिर फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। चलो देखो क्या क्या पढ़ना भाई, अमाशय में पाचन कैसे होता है। मैंने आपको जी सेल बताया था, गैस्ट्रिक सेल के बारे में बताया था, जो क्या करता है, जो एक हार्मोन स्त्रावित कर रहा था, हार्मोन रिलीज कर रहा था, हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा था, जिसके कारण आपका जो अमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन है, इसके अंदर जो
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखी हुई जो सेल होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाती हैं और उसको क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। ऐसी ग्लैंड को उत्तेजित करने का काम कौन कर रहा था, आपकी जी सेल से निकले हुए ये गैस्ट्रिक हार्मोन जो थे वो कर रहे थे। समझ आया। आपकी बॉडी में जो जठर ग्रंथियां होती हैं यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनको उत्तेजित करने का काम कौन करता है, यही जी सेल से निकले हुए गैस्ट्रिक हार्मोन करते हैं। और इस जठर ग्रंथि में क्या होगा, आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होगा, मैंने आपको बताया HCl नामक आपके मतलब एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। चलो अब आप देखो, क्या केवल इस जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला हुआ मटेरियल जो है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, है ना, गैस्ट्रिक जूस या फिर जठर रस कहते हैं। वो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस क्या केवल HCl होता है उसमें या और भी चीज़ें होती हैं? तो भाई केवल HCl नहीं होता, वहाँ पर और भी मटेरियल्स होते हैं। जैसे 99% उसमें वाटर होगा, फिर उसमें HCl भी मिक्स होगा और म्यूकस यानी कि श्लेष्मा भी होगा और कुछ थोड़े बहुत एंजाइम भी होंगे आपके। समझ में आया? चलो थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं भाई। वाटर का तो सबको पता है, HCl के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखो आपकी बॉडी में जो HCl होता है उसका काम क्या होता है, आपका जो भोजन है जो आपने इंटेक किया उस भोजन या फिर फूड को क्या करता है, अम्लीय बना देता है यानी कि एसिडिक बना देता है ना। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भोजन को क्या करता है, क्योंकि एसिड मिक्स हो रहा है, HCl मिक्स हो रहा है किसके साथ, आपने जो भोजन खाया मतलब आपने जो खाना खाया उसके साथ HCl मिक्स हो रहा है तो भोजन को कैसा बना देगा, क्योंकि एसिडिक नेचर वाली चीज़ में ला रहे हो इसलिए वो एसिडिक ही बना देगा आपके भोजन को या फिर फूड को। चलो उसके बाद आपकी बॉडी में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, है ना, जो मेनली आपके जो लार ग्रंथि में पाया जाने वाला एंजाइम था जिसको हमने क्या नाम दिया था, लाइसोजाइम। अगर वो लाइसोजाइम किसी जीवाणु को नहीं नष्ट कर पाता है तो वो जीवाणु कहाँ पर चले जाएंगे, आपके स्टमक वाले पोर्शन में चले जाएंगे। तो स्टमक में भी इन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ आया? चलो फिर तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। मैंने बोला आपने भोजन खाया तो आपने मुंह में जब भोजन चबाया तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम था जिसका नाम क्या था, टाइलिन। वो टाइलिन आपके उस मुंह में रखे हुए भोजन को क्या बोलते हैं, चबाने के बाद बोलस बोलते हैं। तो उस बोलस में टाइलिन नामक आपका एंजाइम मिक्स होगा और वो भोजन को कैसा कर देता है, क्षारीय प्रकृति का कर देता है। क्षारीय प्रकृति का मतलब उसको कैसा बना देता है, उसको बेस इन नेचर बना देता है। ठीक है, एल्कलाइन बना देता है। तो कहीं ना कहीं उस टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम कौन करता है, आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। कैसे करता है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अम्ल और क्षार के बारे में जानेंगे यानी कि एसिड और बेस के बारे में जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक एसिड और एक बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है और वहाँ पर आपके मतलब NaCl जो कि एक लवण होता है, नमक होता है, उसका फॉर्मेशन और उसके साथ होता है और उसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ऐसे ही टाइलिन जो है आपका एक बेस होता है और HCl जो है एक क्या होता है, एसिड नेचर का होता है यानी कि अम्ल होता है। और जब ये अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, भोजन को न्यूट्रल बना देते हैं और उसके बाद फिर भोजन का पाचन स्टार्ट होता है क्योंकि HCl जो है वहाँ पर रेगुलर प्रोड्यूस हो रहा है बट टाइलिन जो है एक लिमिट में है ना। तो टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करने के बाद यानी बेस नेचर को हटाने के बाद उस बोलस वाले भाग से उसको कैसा कर देगा और आगे HCl मिलाता जाएगा और भोजन को अम्लीय बना देगा। कौन, ये आमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन। ठीक है, चलो तो ये तीन बात ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखो एक म्यूकस
एक म्यूकस श्लेष होता है ना, म्यूकस होता है। क्या होता है भैया, मैंने आपको HCl के बारे में बताया, इसके 3 काम बता दिए, क्या क्या काम करता है। क्या करता है, सबसे पहले भोजन को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। ठीक है, ये तीनों बातें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इस म्यूकस या फिर श्लेष्मा के बारे में। इसका क्या काम होता है, आपके ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन जो है, जो कि जठर ग्रंथि या फिर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड को उत्तेजित कर रहा था कि भाई HCl निकालो। तो ये HCl क्या है, असल में एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो वो एसिड आपके अमाशय वाले भाग को ही ना जला दे, इसलिए वहाँ पर एक लेयर पाई जाती है ना। और वो लेयर किसकी बनी होती है, वो लेयर बनी होती है आपके म्यूकस या फिर श्लेष्मा की। समझ में आया, किसकी बनी होती है वो लेयर, वो लेयर बनी होती है आपके म्यूकस या फिर श्लेष्मा की। ठीक है, चलो यही लिखा है यहाँ पर कि भाई जो आपका म्यूकस है, जो कहाँ से निकल रहा था, आपके इसी अमाशय या फिर स्टमक वाले पोर्शन से निकल रहा है। वो क्या करता है, एक श्लेष्मा झिल्ली का रक्षात्मक आवरण बना देता है, जिससे जिससे जो पाचक एंजाइम है, जिसे हम HCl भी कह रहे हैं, वो पाचक एंजाइम आपके आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल के इस अमाशय वाले भाग को ही ना खराब कर दें, है ना। और उसकी मतलब ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का अमाशय या फिर स्टमक वाला भाग सेफ बना रहे, इसलिए एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करता है किसके लिए बीच में, आपके जो अमाशय या फिर स्टमक का लेयर है ना, अमाशय या फिर स्टमक की लेयर है, और जो आपका HCl बन के अंदर रुक रहा है, उन दोनों के बीच में एक लेयर का काम करता है। कौन, आपका यही म्यूकस या फिर श्लेष्मा वाला भाग। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे अमाशय के कुछ एंजाइम होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से एंजाइम, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। आपके अमाशय में एक पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, ध्यान रखना है, जो क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किस में, अगर प्रोटीन पहले से ही सिंपल सब्सटेंस में है, यानी कई बार ऐसा होता है आपने ऐसी चीज़ें खाई जिससे प्रोटीन निकालना बहुत टफ है ना। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जो आपने खाया जिनसे प्रोटीन निकालना कहीं ना कहीं थोड़ा टफ है, ऐसे मटेरियल्स को आपका पेप्सिन कन्वर्ट करता है किस में, पेप्टोन्स में। किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में। फिर ये पेप्टोन्स आपके आगे भी पाचित होगा और फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा, नीचे पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ फूड इनटेक किया, ऐसा कुछ भोजन खाया जिसमें प्रोटीन निकालना इजी है और जो मतलब नॉर्मली पाचित किया जा सकता है ना, जिसको आसानी से डाइजेस्ट या पाचित किया जा सकता है, वो डायरेक्ट इस पेप्सिन के कारण टूट जाता है किस में, पॉलीपेप्टाइड्स में। किस में टूट जाता है, पॉलीपेप्टाइड्स में। समझ आया, चलो इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक रेनिन नामक एंजाइम को ध्यान रखना है, जो क्या काम करता है, समझ लो जैसे कि आपने मिल्क पिया है ना, तो मिल्क में क्या होता है, मेनली आपका केसिन नामक एंजाइम होता है, आपको केसिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वो केसिन है ना, वो केसिन इस रेनिन नामक एंजाइम के साथ मिलता है, तो एट द एंड वो क्या बनाता है, वो आपका कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से आपको एट द एंड क्या प्रोवाइड होता है, आप कहते हो ना कि दूध पीने से दूध पीने से आपको कैल्शियम मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता, दूध में केसिन होता है ना। और जब उस दूध को आप पी लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये रेनिन नामक एंजाइम प्रेजेंट है। तो ये रेनिन नामक एंजाइम आपका, ये एंजाइम इस केसिन जो कि दूध में उपस्थित है और घुलनशील यानी सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इसके साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, आपके कैल्शियम पैराकैसिनेट नाम के अघुलनशील या फिर इनसॉल्युबल मटेरियल का फॉर्मेशन करता है। ये अघुलनशील पदार्थ धीरे धीरे आप पाएंगे कि कैल्शियम के रूप में कन्वर्ट होता है और फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। आगे जानेंगे यानी कैल्शियम से और क्या क्या चीज़ें होती है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आप देखो ये जो रेनिन नामक एंजाइम है ना, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है,
ये क्या करता है, मैंने आपको वो चीज़ बता दी। अब इसके बारे में कुछ छोटा सा आपको नोट ध्यान रखना है। क्या नोट? कि भाई रेनिन एंजाइम जो होता है वो एंजाइम शिशु जो होते हैं यानी कि बच्चे जो होते हैं, या फिर गाय बैल के आपने मतलब गाय भैंस के बछड़े देखे होंगे, तो उन बछड़ों में ये रेनिन नामक एंजाइम जो होता है वो अधिक सक्रिय होता है, यानी एक्टिव फॉर्म में होता है रेनिन नाम का एंजाइम। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि आप खुद सोचो, बचपन में जो गाय या बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े होते हैं, तो वो भाई अपना मतलब उनके पास फूड के रूप में क्या ऑप्शन होता है? केवल एक ऑप्शन होता है कि भाई वो जो बछड़े हैं वो अपने मतलब मम्मी से दूध पियेंगे, है ना, यही होता है। तो आप खुद सोचो कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उनके स्टमक या अमाशय वाले भाग में मेनली कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा? यही रेनिन एक्टिव होगा, क्योंकि भाई उतने टाइम बछड़े की जो बॉडी है ना, बछड़े का जो अमाशय वाला पोर्शन है ना, स्टमक वाला पोर्शन, उसको पता है कि हमारे पास केवल क्या आएगा, केवल केसिन वाले मटेरियल आएंगे, यानी केवल दूध आएगा जिसको हमें पचाना है। तो उतने टाइम जो बॉडी होती है उसकी, जो अमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन होता है बछड़े का, वो केवल रेनिन नामक एंजाइम बनाने पर फोकस करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमें केवल केसिन को पाचित करना है ना, और फिर उसको कैल्शियम में कन्वर्ट करना है। इसलिए लिखा है कि भाई रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो शिशु और बछड़ों में अधिक सक्रिय होता है। अच्छा, जैसे जैसे आपके ये शिशु या फिर बछड़े बड़े होते जाते हैं, खासकर आप इंसानों की बात करो, तो वयस्कों में ये आपका रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके कारण अगर आप ज़्यादा बड़े बुजुर्ग लोगों को कभी दूध पीने को कहते हो तो वो ज़्यादातर मना कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दूध उनको नहीं पचने वाला है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यही रेनिन नामक एंजाइम होता है, जो नहीं होता है आपके किसमें, जो वयस्क होते हैं, ठीक है, एडल्ट जो होते हैं उनमें। और जब रेनिन नामक एंजाइम नहीं है तो आपके वो केसिन को कैल्शियम में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, और वो दूध क्या कहलाएगा, वो दूध आपकी बॉडी में पच ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए आपके बड़े बुजुर्गों को ज़्यादा दूध पीने के लिए नहीं देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सा नाम ध्यान रखना है कि भाई जब ये सारे केमिकल है ना, ये सारे एंजाइम्स, सॉरी, आपके कहाँ पर, अमाशय या फिर स्टमक के सारे एंजाइम्स आपके मिक्स हो जाते हैं, तो भोजन अर्ध तरल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले भी बता चुका हूँ, उसको हम क्या नाम देते हैं, काइम नाम देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, अब हमने बात कर ली किसकी, पेप्सिन और रेनिन की। ये दोनों कैसे होते हैं? जब मैंने आपको अमाशय या स्टमक पढ़ाया था तो बताया था निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, है ना, यानी आपके इनएक्टिव क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो कि HCl के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक्टिव एंजाइम के रूप में बाहर आते हैं, यानी सक्रिय एंजाइम बनाते हैं। अमाशय जब पढ़ाया था, स्टमक जब पढ़ाया था मैंने, तो आपको कवर करवा चुका हूँ ये चीज़। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइपेज नामक और एंजाइम को ध्यान रखना है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी में जितना भी वसा होता है, फैट होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, ट्राइग्लिसराइड नाम देते हैं, उनका हल्का पाचन करता है, यानी उनको क्या करता है, उनका माइल्ड डाइजेशन करता है, यानी थोड़ा थोड़ा उनको पाचित कर देता है। तो बोलेंगे सर थोड़ा थोड़ा क्यों पाचित कर रहा है? क्योंकि आगे अभी आपका अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज के एंजाइम्स भी बैठे हुए हैं, फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी एंजाइम बैठे हुए हैं। तो जब इतने सारे एंजाइम्स आगे मिलने वाले हैं, तो अमाशय या फिर ये जो स्टमक वाला पोर्शन है उसके ऊपर कोई लोड थोड़ी है, जितना उससे पच रहा है, जितना डाइजेस्ट हो रहा है वो कर दे रहा है, और फिर भोजन को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि और लोग भी तो है ना काम करने वाले, अकेले इसके ऊपर लोड थोड़ी ना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अमाशय का मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी जो पाचन होता है आपका, सॉरी, वो अमाशय में होता है। सेकेंडरी पाचन जो होता है, द्वितीयक सेकेंडरी डाइजेशन या द्वितीयक पाचन आपके अमाशय या फिर स्टमक वाले पार्ट में होता है। ये चीज़ हमने कवर कर ली। अब हम आते हैं अपने
तृतीयक पाचन या फिर मतलब थर्ड नंबर के डाइजेशन वाले एरिया पे, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ये ड्यूडेनम वाला एरिया होता है आपके छोटी आंत का, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था तो ड्यूडेनम के बारे में पढ़ाया था, और ये भी बताया था कि कैसे आपके गाल ब्लॉडर या फिर पित्त रस की थैली से पित्त आकर यहीं पर मिलता है, और अग्नाशयी रस, जो अग्नाशय जो है आपका पैनक्रियाज वाला एरिया है, वहाँ से अग्नाशयी रस आपका दोनों आते हैं और मिलकर एक कॉमन डक्ट या फिर सामान्य नलिका का निर्माण करते हैं, और वो सामान्य नलिका आपकी इस ड्यूडेनम वाले एरिया में क्या करती है, एंजाइम को रिलीज कर देती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका था। अब इस ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाले एरिया में कैसे पाचन होता है उसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, एक एंटेरोगेस्ट्रॉन नाम का आपका क्या होता है, हार्मोन होता है, जो क्या करता है, जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस के स्त्राव या फिर सेक्रेशन को कम करने का काम करता है, रिड्यूस करता है किसको, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को। यानी आप खुद सोचो ना, जब पूरा भोजन इस यहाँ से आमाशय या स्टमक से नीचे आ गया काइम बन के, तो अगर फिर भी वहाँ पर HCl रिलीज होता रहेगा तो भाई क्या होगा, एट द एंड HCl बहुत सारा हो जाएगा, बट वहाँ पर भोजन ही नहीं है पचाने को, तो वो HCl फिर नीचे भी नहीं खसकेगा, आपकी बॉडी से बाहर भी नहीं निकलेगा, और इसी रीज़न से ये HCl फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। यही रीज़न है कि आपको यहाँ पर ग्रास नली या फिर ईसोफेगस वाले भाग में कई बार जलन महसूस होती है, क्योंकि आप कुछ ऐसे पदार्थ खा लेते हो, ऐसे मतलब ऐसा फूड कंज्यूम कर लेते हो जिनको पचाना कहीं ना कहीं थोड़ा टफ होता है। तो वो क्या करता है, आमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन भोजन को तो नीचे भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी HCl प्रोड्यूस होता रहता है, और फिर एट द एंड आपको क्या होता है, यहाँ पर जलन महसूस होने लगती है। ठीक है, चलो अब आप देखो, मैंने बात किया क्या, एंटेरोग्रेस्टोन नामक हार्मोन की। ये क्या करता है, आपके इस स्टमक वाले पोर्शन में HCl को और निकलने से, यानी कि HCl के स्त्राव को कम करता है आपका कौन, ये एंटेरोग्रेस्टोन नाम का आपका हार्मोन होता है वो। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ग्रहणी या फिर आपके ड्यूडेनम वाले एरिया में काम आते हैं। लेकिन ये जो है एंटेरोग्रेस्टोन, ये कहाँ पर काम आता है, आपके स्टमक वाले पोर्शन के लिए काम आता है। क्या करता है, आपके जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस के स्त्राव को कम करता है। फिर सेकेंडरी आपको ध्यान रखना है क्या, उसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या काम करता है, आपका जो पित्ताशय या फिर ये गाल ब्लाडर वाला एरिया है, यहाँ से पित्त रस के स्त्राव को के लिए पित्त रस को एक्टिव करता है, यानी कि इस गॉल ब्लाडर को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कौन, ये जो कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन है, वो इस गॉल ब्लाडर को क्या भेजता है, इन्फॉर्मेशन भेजता है कि भाई अब आप क्या करो, पित्त रस या फिर बाइल जूस का सेक्रेशन करो। समझ में आया, बाइल जूस को निकालो और फिर इस ग्रहणी या ड्यूडेनम वाले भाग में भेजो, ये काम करता है। फिर आपका तीसरा नाम ध्यान रखना है आपका किसका, ये सिक्रेटिन का। ये सिक्रेटिन क्या करता है, ये आपके बॉडी के जो अग्नाशय वाला भाग होता है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज वाला एरिया, ये वाला, इसको एक्टिव करता है और इसको जाकर बोलता है कि भैया आप भी अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को बाहर निकालो। तो फिर ये यहाँ से गॉल ब्लाडर का जो जूस है जिसको एक्टिव कर रहा है कौन, ये कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो इस गॉल ब्लाडर या पित्ताशय से पित्त रस को बाहर लेकर आएगा और कॉमन डक्ट में निकाल देगा। फिर ऐसे ही इस अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज वाले एरिया से, है ना, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज वाले एरिया को ये सिक्रेटिन नामक हार्मोन क्या करेगा, सिक्रेटिन नामक हार्मोन उसको एक्टिव करेगा और बोलेगा कि आप भी अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को बाहर निकालो और फिर इस कॉमन डक्ट में भेजो। तो इस कॉमन डक्ट में दोनों एंजाइम आपके आ गए, कहाँ से, गॉल ब्लाडर से भी आ गए और आपके पैनक्रियाज से भी आ गए। फिर इस कॉमन डक्ट में आएंगे और मिल जाएंगे फिर कहाँ पर, ड्यूडेनम वाले एरिया में भोजन के साथ में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इस सिक्रेटिन से, यानी कि जो हार्मोन है वो क्या करता है, अमाशय रस को बाहर निकाला, अग्नाशय रस को बाहर निकाला, पैनक्रियाटिक जूस को। इस पैनक्रियाटिक जूस के बारे में या फिर आपका जो ये पित्त रस है ना, जो आपका बाइल जूस है, इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो,
सबसे पहले जो आपका बाइल जूस होता है वो क्या करता है भाई, भोजन को क्षारीय बना देता है। क्यों बनाता है, क्या रीज़न है? आपका जो अग्नाशय वाला पोर्शन है, पैनक्रियाज वाला पोर्शन है, यहाँ से जो अग्नाशयी रस निकलता है यानी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो केवल क्षारीय भोजन को यानी जो एल्कलाइन नेचर वाले फूड होते हैं उनको पाचित कर सकता है। लेकिन आपके अमाशय से कैसा भोजन आएगा, अमाशय से या फिर ये इस वाले भाग से ऐसा भोजन नीचे जाएगा जिसमें किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अम्ल की, यानी एसिडिक नेचर को होगा। क्यों? क्योंकि उसमें HCl मिला हुआ है। तो इस HCl वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने के लिए आपके इस गॉल ब्लाडर से बाइल जूस यानी कि पित्त रस निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, क्षारीय बना देता है। यही लिखा है कि जो आपका बाइल जूस या पित्त रस होता है वो भोजन को क्षारीय बना देता है। समझ में आया? चलो, इसके बाद और क्या काम करता है, वसा का पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वसा के पायसीकरण का काम कौन करता है आपकी बॉडी में, तो ध्यान रखना है कौन करता है, बाइल जूस करता है। क्या होता है इसमें, आपका जो मैंने बताया भाई वसा क्या होता है, असल में तेल देखे हो आपने, ऐसी छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है, पानी के ऊपर तैर जाता है, मतलब बहुत हल्का होता है और इसको आसानी से मिक्स भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो वसा की बूंदें हैं, है ना, इन वसा की बूंदों को ऐसे छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देता है। क्या करता है, इनका विघटन कर देता है। कौन? आपका जो पित्त रस या फिर पित्त रस या फिर वाइल जूस होता है वो उसी वसा की बूंदों को और छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ने की मेथड को ही क्या बोलते हैं, वसा का पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करता है, वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। कौन? आपका बाइल जूस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, जो पित्त रस होता है यानी कि बाइल जूस होता है, उसके बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि भाई उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है ना। यह वसा में घुलनशील जो वाइटामिन होते हैं जैसे कि A, D, E और K, इनको क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। क्या करता है, आप देखोगे आपके जो फैट हैं जो आपने कंज्यूम किए, जो वसा आपने खाया, उस वसा में अगर विटामिन है वो भी कौन कौन से, A, D, E, K, मैंने शॉर्ट में याद करवाया था, कीड़ा, ठीक है। तो ये जो चार आपके वाइटामिन्स हैं, इन चार वाइटामिन्स को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या, पित्त रस या फिर वाइल जूस, जो मिलता है आपके इन वाइटामिन्स के साथ में, यानी वसा में घुलनशील उन वाइटामिन्स के साथ, और फिर आपकी बॉडी में वाइटामिन्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके क्या, ग्रहणी या फिर डुोडेनम वाले एरिया के जितने भी वो थे। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस जो है उसको हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे पूरा भोजन निकलता है, उससे पूरे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके बॉडी के, मतलब जो भोजन है या फूड है उसको पूरी तरह से पाचित करने में सक्षम होते हैं। ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं कहाँ से, इस पैनक्रियास से, यानी कि अग्नाशय वाले भाग से। तो जान लेते हैं भाई फटाफट क्या बातें हैं। देखो, सबसे पहले एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। क्या ये स्टार्च को माल्टोज में केवल यहीं पर बदल रहा है? नहीं। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका मुख गुहा वाला भाग है जहाँ पर टाइलिन नामक एंजाइम था। ये भी क्या कर रहा था, स्टार्च को किस में बदल रहा था, माल्टोज में बदल रहा था। यानी कि आपका जो स्टार्च है उसका पाचन मेनली कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके मुख गुहा या फिर बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है, ध्यान रखना है। चलो इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका जो ऐसे बचे हुए स्टार्च होते हैं जो कि पूरी तरह से नहीं पच पाते हैं, है ना, पूरी तरह से नहीं डाइजेस्ट हो पाते हैं। ऐसे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये एमाइलेज वाला काम करता है। तो क्या भैया केवल एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? तो नहीं। आपके मुख जो लार ग्रंथि या फिर सलाइवरी ग्लैंड है उसमें जो टाइलिन पाया जाता है
वो भी क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और आपका जो एमाइलेज है वो भी क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। चलो फिर लाइपेज का ध्यान रखना है, क्या करता है, पाइसीकृत वसा या फिर इमल्सिफाइड फैट जो है, क्या था पाइसीकृत वसा, थोड़ी देर पहले मैंने कवर करवाया कि भाई आपके इस गॉल ब्लाडर से निकलने वाले वाइल जूस के कारण आपके अंदर जो वसा या फिर फैट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पाइसीकृत वसा या फिर इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। और इस इमल्सिफाइड फैट को ये लाइपेज नाम का एंजाइम किस में बदल देता है, फैटी एसिड और फिर ग्लिसरॉल में बदल देता है, यानी कि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है भाई, इस ट्रिप्सिनोजन के बारे में ध्यान रखना है। ये ट्रिप्सिनोजन आपकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये एक्टिव कैसे होता है बताता हूँ। देखो, आपकी बॉडी में एक एंटेरोकाइनेसिस नाम की प्रोसेस होती है। अब ये एंटेरोकाइनेसिस नाम के प्रोसेस, इसके बारे में आगे जानेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये एंटेरोकाइनेसिस नाम की प्रोसेस होती है जिसके कारण आपकी बॉडी में जो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन हार्मोन होता है, जो कहाँ से निकला है, इस अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से निकला है, वो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किस में, ट्रिप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम में। यानी कि पहले होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रिप्सिनोजन। वो एंटेरोकाइनेसिस मेथड के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके ट्रिप्सिन नामक सक्रिय एंजाइम या फिर एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ट्रिप्सिन नामक एक्टिव एंजाइम करता क्या है, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन है जिसका पाचन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई प्रोटीन है जिसका पाचन आपके आमाशय में नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर जो पेप्टोन वाला भाग है। अब ये प्रोटीन और पेप्टोन क्या था, पीछे चलो कनेक्ट करवाता हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई आपकी बॉडी में जो आमाशय वाला पोर्शन है वहाँ से आपके प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, पेप्सिन नामक हार्मोन कहाँ से निकल रहा था, आमाशय में आपके स्टमक वाले पोर्शन से निकल रहा था। वो क्या करता है, इस प्रोटीन को या तो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा या तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा प्रोटीन है जो यहाँ पर इस पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण नहीं पच पाया है, ठीक है, तो आप आगे देखेंगे कि इस प्रोटीन का आगे फिर से पाचन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो प्रोटीन है अगर आमाशय या स्टमक में नहीं पच पाया है तो फिर वो कहाँ पर पचेगा, छोटी आंत में पचेगा, है ना। चलो, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपकी बॉडी में, मैंने बोला अगर पेप्टोन है ना, जो ट्रिप्सिन के साथ मिलके क्या बन जा रहा था, ट्रिप्सिन के साथ में प्रोटीन मिल रहा था, तो वो क्या बन जा रहा था, पेप्टोन मिल जा रहा था। अब उसी पेप्टोन के साथ में जब फिर से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मिलता है तो वो किस में टूट जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड में टूट जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कवर करवाया कि भाई अगर आपके आमाशय में प्रोटीन गया, ठीक है, और आमाशय में ट्रिप्सिन रिलीज हुआ तो वो क्या करेगा, ट्रिप्सिन, एक सेकेंड सॉरी, रेनिन। हाँ देखो, 3 टाइप के मैंने आपको आमाशय में बता दिया कि भाई 3 टाइप के एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन कौन से, आपका एक लाइपेज है, एक रेनिन है और एक पेप्सिन है। तो इस पेप्सिन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। आमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा या तो उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने पहले कवर करवाया कि भाई अगर आपका प्रोटीन पहले से ही सरल सब्सटेंस में है, सिंपल सब्सटेंस यानी कि सरल सब्सटेंस के रूप में है आपके अंदर, यानी कि जिसको पचाना बहुत आसान है, तो वो इस पेप्सिन से क्रिया करके डायरेक्ट टूट जाएंगे किसमें, पॉलीपेप्टाइड में। लेकिन अगर वो सरल आपके सिंपल सब्सटेंस नहीं है, जो आपने भोजन खाया है ना, उसमें जो प्रोटीन है अगर वो सिंपल सब्सटेंस में नहीं है तो वो प्रोटीन किस में टूटेगा, पेप्टोन्स में टूटेगा। और ये जो पेप्टोन्स वाला भाग है ये जाएगा आपके कहाँ पर, अग्नाशयी रस से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ऑब्वियसली, और वहाँ पर अग्नाशयी रस यानी कि आपका जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो आएगा। और उस पैनक्रियाटिक जूस या फिर आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है, उस पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन होता है जो उस पेप्टोन को फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें,
पॉलीपेप्टाइड्स में। तो आपको एक बात समझ में आई कि भाई एट द एंड जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है वो टूटेगा किस में, पॉलीपेप्टाइड में। समझ आया? इसके आगे आगे भी टूटेगा, जानेंगे। फिर क्या होता है, देखो एक काइमोट्रिप्सिनोजन नाम का हार्मोन होता है जो भी आपकी बॉडी में एक्टिव होता है। ये इनएक्टिव होता है। एक्टिव कैसे होगा ये, आपकी बॉडी में जो काइमोट्रिप्सिनोजन नाम का हार्मोन है, मैंने बोला कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव करने के लिए ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम आपके काइमोट्रिप्सिनोजन के साथ क्रिया करेगा और एट द एंड क्या होगा, आपका काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, काइमोट्रिप्सिन नाम का आपका क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा। अब ये काइमोट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये आपकी बॉडी के जो ट्रिप्सिन द्वारा पाचित पेप्टोन्स थे जिनको हमने पॉलीपेप्टाइड्स नाम दिया, उस पॉलीपेप्टाइड्स को डाई या फिर ट्राई पेप्टाइड्स में तोड़ देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बातें ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि भाई ट्रिप्सिनोजन नाम के आपके अंदर एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंटेरोकाइनेसिस मेथड के थ्रू किस में टूटते हैं, ट्रिप्सिन में टूटते हैं जो कि एक सक्रिय या फिर एक्टिव एंजाइम होता है। और फिर वो आपके आमाशय के द्वारा कन्वर्ट किए गए पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर एक और आपकी बॉडी में एंजाइम होता है, वो क्या करता है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन नाम से रहता है और ट्रिप्सिन के साथ में क्रिया करेगा और क्या बन जाएगा, काइमोट्रिप्सिन बन जाएगा। और फिर वो काइमोट्रिप्सिन आपके इस पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा डाई या फिर ट्राईपेप्टाइड्स में। समझ आया? ये आपको ध्यान रखना है। ये था आपका अग्नाशयी रस से रिलेटेड काम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पर आपके बॉडी के जितने मुख्य पाचन होने थे, यानी मेनली जितना भोजन को पचना था वो चीज़ें हो चुकी हैं। इसके आगे हम कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो अच्छा, एक चीज़ और आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या कि आपका जो ग्रहणी या फिर जो ड्यूडेनम वाला एरिया होता है, क्या है, ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाला एरिया, ये वाला भाग सी आकार का है ना, जब आपके आमाशय या फिर स्टमक से भोजन नीचे ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाले एरिया में आ रहा था तो वो कैसा था, अर्ध तरल या फिर सेमी फ्लूइड रूप में था, जिसे हमने क्या नाम दिया था, काइम नाम दिया था। लेकिन अब जब भोजन इस ड्यूडेनम वाले एरिया से और नीचे जाएगा तो वो आपके कंप्लीट मतलब तरल रूप में या फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, काइल नाम देते हैं। तो काइम होगा कब, जब आमाशय से भोजन नीचे खसकेगा और अर्धतरल या सेमी फ्लूइड होगा। फिर जब इस ड्यूडेनम वाले भाग से भोजन और नीचे जाएगा छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसे हम काइल नाम देते हैं। समझ आया? ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, आपके डाइजेशन की प्रोसेस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपका जो इलियम वाला भाग होता है, यानी कि जो छोटी आंत का ये मुख्य वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसमें जो पाचन होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखो कि भाई आपके आंतरस या फिर इंटेस्टाइन जूस होते हैं जो जिसके जो होता कैसा है, क्षारीय होता है या फिर एल्कलाइन नेचर का होता है। इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। और मैंने बोला आंत के अंदर आपके खुद के छोटे छोटे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो कि आंतों की कोशिकाओं के द्वारा या फिर आपके इंटेस्टाइन में उपस्थित टिश्यू के द्वारा, जिसमें छोटे छोटे सेल से जो मिलकर बनी है, उन टिश्यूज़ के द्वारा क्या होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। और वो एट द एंड आपके क्या करता है, आंत के इलियम वाले भाग में भोजन के पाचन का काम करता है। अब आप देखो, प्रतिदिन जो है लगभग 2 लीटर आंत रस या फिर इंटेस्टाइन जूस का क्या हो जाता है, सेक्रेशन हो जाता है। सोचो कितनी पानी की ज़रूरत है आपकी बॉडी में। इसलिए कहते हैं कि आपको पर डे लगभग 4.5 से 5 लीटर वाटर मतलब ऐसे कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, एंटेरोकाइनेसिस, जिसके द्वारा आपकी इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन हार्मोन एक्टिव ट्रिप्सिन नाम के हार्मोन में टूटते हैं, है ना। वो क्या होता है,
ये एंटेरोकाइनेसिस की मेथड क्या होती है, इसी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। देखो आपकी बॉडी में ये जो एंटेरोकाइनेसिस की मेथड होती है वो एंटेरोकाइनिन और ड्यूक्राइनिन इन ये भी नाम देते हैं उसका। ये भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है, और सेम उसके जैसे होती है जो एंटेरोकाइनेसिस वाली मेथड हमने पढ़ा, सेम उसके जैसे होती है। इस प्रोसेस में मेनली क्या काम होता है, आप देखो आपके जो इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत वाला भाग होता है ना, इंटेस्टाइन या फिर आंत वाला भाग होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, है ना, उनको स्टिम्युलेट करता है, ट्रिगर करता है, जाके उनको बोलता है ए भैया क्या करो, आप एंजाइम्स को बाहर रिलीज करो। कौन से एंजाइम्स, ये जो आपके इंटेस्टाइनल जूस है ना, आंत्र रस हैं, उनकी ही मैं बात कर रहा हूँ, उनको बाहर निकालता है, ठीक है। और इसको हम आंत्रीय रस भी नाम देते हैं, ठीक है। चलो नाम आपको ध्यान रखना है भाई, पूछा जा सकता है कि इसका एक और नाम क्या है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो मेनली जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि एंटेरोकाइनेसिस जो है, जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद आगे बताऊंगा, वो क्या करता है एंटेरोकाइनेसिस। एंटेरोकाइनेस एक मेथड है जिसके थ्रू आपके ट्रिप्सिनोजन जो हार्मोन है जो कि इनएक्टिव होता है, वो ट्रिप्सिन नामक हार्मोन में टूट जाते हैं, है ना। और इस ट्रिप्सिनोजन नामक हार्मोन को ट्रिप्सिन में तोड़ने के लिए, है ना, एंटेरोकाइनेसिस एक मेथड है जो कि आपके आंत के वॉल को, जो इंटेस्टाइन वॉल होती हैं, उनको ट्रिगर करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। समझ में आया। और फिर किस में टूट जाते हैं, वो ट्रिप्सिन में टूट जाते हैं, उस ड्यूडेनम वाले एरिया में। यही बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, इसलिए आपको केवल इन चीज़ों को पढ़ लेना है, लेकिन भाई प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है ये चीज़ें, इसलिए हमें याद तो रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने आपके जो मध्यांश व क्षुद्रांश वाला एरिया था, यानी जैसे हम इलियम कह रहे थे, वहाँ पर मैंने बोला भाई आंतरीय रस होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 8 होती है और भोजन को कहीं ना कहीं ये भी पाचन का काम करते हैं, है ना। लेकिन इनके बारे में उतनी बातें हमें नहीं पढ़नी है जो कि हमने अपने उसके बारे में पढ़ा, अपने क्या बोलते, जो आपके गॉल ब्लाडर वाला जूस था उसके बारे में पढ़ा। फिर ऐसी थोड़ी बहुत जो हमने बातें पढ़ी आपके अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के बारे में भी पढ़ी। फिर आमाशयी रस यानी कि स्टमक जूस के स्टमक जूस के बारे में भी हमने पढ़ा, HCl के बारे में। इतनी बातें हमें इसके बारे में नहीं ध्यान रखनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेनली आप देखो, मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में, ठीक है, पाचन 4 जगह में मेनली कंप्लीट होता है। कौन कौन सी 4 जगह? सबसे पहले आप देखो, मैंने कहा आपका पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है मुख वाले एरिया से, बोलो हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुख वाले एरिया से पाचन स्टार्ट होने के बाद आप देखो कि आपका जो आमाशय स्टमक वाला पोर्शन है, वहाँ पर आपका पाचन हो रहा है, मेनली प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके आमाशय या स्टमक के जस्ट नीचे ड्यूडेनम वाला एरिया है, आंत का एरिया है, जो कि जुड़ा होता है किससे, यानी आमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है वो ड्यूडेनम या फिर ग्रहणी वाला एरिया, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पैनक्रियाटिक जूस आते हैं, यानी कि अग्नाशयी रस आकर मिलते हैं, और बाइल जूस यानी पित्त रस आकर मिलता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय कर देता है, ठीक है। वाइल जूस एल्कलाइन कर देता है फूड को। उसके बाद फिर जो अग्नाशयी रस हैं जिनके बारे में हमने बात करी, वो भी क्या करते हैं, आग के फूड के अलग अलग सब्सटेंस को और छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वाइटामिन इन सब को पाचित करने का काम करते हैं। फिर वाइटामिन को नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आपके पित्त रस या फिर जो वाइल जूस होता है उसके साथ मिक्स होकर आपकी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो अब आपके मेनली हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आंत्र रस के बारे में, यानी कि जो आपके इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, बट ये पोर्शन जो है एज अ स्टूडेंट, मैं भी पहले कभी स्टूडेंट ही था, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं सेम हार्मोन रिलीज होते हैं,
सेम सेम आपके एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो ऐसी चीज़ भाई जो आपकी बॉडी में, खुद सोचो ना, जैसे आमाशय से भी कोई आपका एंजाइम निकल रहा है और आंत से भी कोई एंजाइम निकल रहा है, तो क्या एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यानी बातों को ओवरलैप करेगा कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ऐसी बातें पूछी नहीं जाती, बट आपको ध्यान रखना है। कई ऐसे आपके एंजाइम होते हैं जो एक से अधिक जगह से बॉडी में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जैसे कि आपके जो आमाशय वाला एरिया हो गया, स्टमक वाला, और जो छोटी आंत वाला एरिया हो गया में स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको आप लोग खुद से कनेक्ट कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो आंत रस के बारे में कुछ छोटी बातें हमें ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले माल्टेज नाम का एंजाइम होता है जो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये माल्टोज क्या था, मैंने आपको पहले बताया कि भाई आप जो भी स्टार्च के फॉर्म में खाना खा रहे तो यहाँ से भी माल्टोज के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। याद आया? याद आया? ट्रिप्सिन नामक हार्मोन कन्वर्ट कर रहा था। फिर आप जब आगे बढ़ोगे, सॉरी, टाइलिन नामक हार्मोन कन्वर्ट कर रहा था। फिर आप जब आगे बढ़ोगे, है ना, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भाई एक आपका एमाइलेज नाम का एंजाइम भी होता है जो क्या कर रहा था आपकी बॉडी में आपका जो आपकी बॉडी में जो मतलब माल्टोज बन रहा था वो एक और जगह पर बन रहा था, है ना। अब ये जितना भी माल्टोज जो आपकी बॉडी में बन रहा है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम, क्योंकि एट द एंड आपको एनर्जी इसी ग्लूकोज से मिलेगी, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये माल्टेज नामक एंजाइम करता है, जो कहाँ पर पाया जाता है? आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी बॉडी में कुछ पदार्थ थे जो भाई सुक्रोज के रूप में कन्वर्ट हो रहे थे, है ना। तो सुक्रेज नामक जो एंजाइम है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मेनली फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये आपको दूसरा ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। फिर आते हैं तीसरे में। आपकी बॉडी में लैक्टोज नाम का मटेरियल जो बन रहा था उसको लैक्टेज नाम के जो एंजाइम होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखो, इस पूरी स्लाइड को ध्यान से देखो। क्या आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि भैया अगर माल्टोज है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? माल्टेज, है ना। अगर सुक्रोज है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? सुक्रेज। और ऐसे ही अगर लैक्टोज है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? लैक्टेज। तो क्या ये आपको याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, आप लोग देख के कनेक्ट कर पाओगे। समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके एक इरेप्सिन नामक हार्मोन होता, इरेप्सिन नामक आपका एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो आपकी बॉडी में रिमेनिन प्रोटीन होता है या फिर जो डाई और ट्राई पेप्टोन्स के रूप में टूटा हुआ था उसको क्या करता है, मेनली एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या, आपका जो लाइपेज नामक एंजाइम, ये देखो, ये जो लाइपेज है ये आपको केवल लाइपेज क्या भाई आपके आंत वाले भाग में देखने को मिल रहा था? नहीं, ये लाइपेज आपको पहले भी देखने को मिल चुका है और ये वसा या फिर फैट का पाचन कर रहा था। इसकी लाइपेज को मैं पहले ही करवा चुका हूँ। तो ये जो लाइपेज वाला भाग है क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और ये मेनली आपकी बॉडी में दो जगह से रिलीज होता है। कहाँ कहाँ से? एक तो जो आपका इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वहाँ से, इसलिए इसको हमने क्या बोला? इंटेस्टाइनल लाइपेज बोला। समझ आया? उसके बाद आप देखो, और ये कहाँ से रिलीज होता है भाई? और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो आप देखो, जो अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज वाला भाग है जिससे पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस निकल रहा था, वहाँ भी आपका लाइपेज नाम का क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि आपकी बॉडी के फैट को, है ना, किस में कन्वर्ट कर रहा था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब अग्नाशयी रस के बाद एक छोटी आंत वाला पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ये लाइपेज पाया जाता है। चलो देखते हैं,
देखो, आपकी छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है वहां पर भी आपको लाइपेज पाया जाएगा, और ये भी क्या करेगा, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आपको न्यूक्लियोटिडेज नाम ध्यान रखना है। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, देखो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं उनको क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, आपको याद कम चांसेस हैं, आपको याद रखना हो तो रखिए, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, चार आपके मेन एंजाइम जो केवल कहाँ से निकलते हैं, आपके एंजाइम आंत, छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और एक ऐसा एंजाइम जो आपके आंत से भी निकलता है और आपके जो अग्नाशय वाला भाग है, पैनक्रियाज वाला एरिया, वहां से भी निकलता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, लाइपेज। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो हमने कवर कर लिया भैया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत को भी। अब इस छोटी सी बात को ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में मैंने आपको कवर करवाया, क्या बताया था, देखो मैंने बताया था भाई कि आपकी बॉडी में जो पाचन या डाइजेशन है वो एक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है, बोलो हाँ। मैंने आपकी बॉडी के हर एक पार्ट से निकलने वाले एंजाइम्स को और वो भोजन के किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा मतलब बता चुका हूँ, है ना। अब आपने देखा, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि भोजन जो है एक 5 चरणों में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है, जिसमें से हमने अंतःग्रहण या फिर इंजेशन देख लिया, फिर पाचन या फिर डाइजेशन देख लिया कि कौन सा पदार्थ कौन से उसमें कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे इस अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन वाले भाग को, है ना। चलो, तो आप देखो, अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन में मेनली क्या होता है, ये आपके आंत या फिर इंटेस्टाइन का वो वाला एरिया है जहां पर ऐसे उंगली के समान प्रवर्ध पाए जा रहे थे, जिसे हम रसांकुर नाम दे रहे थे, याद है ना, या फिर विली नाम दे रहे थे। चलो, ये जो आपके रसांकुर या फिर विली वाला भाग है, यहीं से आपकी बॉडी में क्या होता है, भोजन एब्जॉर्ब होता है, और फिर ये जो अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही हैं, इन ब्लड वेसल्स में पाचित भोजन एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस ब्लड वेसल के थ्रू हमारी मेन बॉडी में पहुंच जाता है। समझ में आया? यही बात आप डायग्राम देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हो। चलो, अब आप देखो क्या लिखा है कि अवशोषण या एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पाचित भोजन जो होता है, डाइजेस्टिव फूड जितना भी होता है, वो क्षुद्रांश या फिर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला भाग होता है ना, उसके थ्रू आपके रुधिर या फिर रक्त में पहुंचता है, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन नाम देते हैं। समझ में आया? चलो, होता किसके कारण है, जो रसांकुर या फिर विली वाला भाग होता है, जो आपकी छोटी आंत में उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। ये देखो, देखने को मिल रहे होंगे आपको, है ना, उंगलियों के समान प्रवर्ध। चलो, अब इस अवशोषण के लिए इस विली या रसांकुर की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? ये विली या रसांकुर जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसके सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सतह के क्षेत्रफल को आप खुद सोचो, अगर ये सरफेस है तो केवल इतनी जगह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन या फिर पाचन होगा। लेकिन अगर मैं इसी एरिया में ऐसे बना दूँ, छोटे छोटे प्रवर्ध बना दूँ, तो आप खुद सोचो, ये पूरी लेयर मेरे को मिल गई, है ना, ऐसी बहुत सारी लेयर मेरे को मिल जाएंगी, और इन सभी लेयर से पाचन या एब्जॉर्प्शन होगा, तो मेनली क्या होगा, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाएगा, है ना। यही चीज यहां पर लिखी है। अब ये जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, मेनली 2 टाइप से होता है। एक होता है सक्रिय अवशोषण या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है निष्क्रिय अवशोषण या फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ना है इनके बारे में कि सक्रिय अवशोषण में आपके कौन कौन से मटेरियल आते हैं, ठीक है, और आपका जो निष्क्रिय अवशोषण है उनमें कौन कौन से मटेरियल आते हैं भाई, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सक्रिय अवशोषण में कौन कौन से आएंगे, आपका ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड आएगा, और फैटी एसिड आएगा, आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड आएगा। ठीक है, और फैट सॉल्युबल वाइटामिन आएंगे, यानी ऐसे वाइटामिन जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं वो आएंगे। ठीक है, अब ये वसा में घुलनशील और वसा में अघुलनशील वाइटामिन क्या होते हैं, ये हम जब विटामिन के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे तब जान लेंगे, है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी चीज़ें आती है भाई, आपका फ्रक्टोज आता है ना, मैनोज आता है, फिर डाई अमीनो एसिड आता है ना, शॉर्ट चेन फैटी एसिड आता है, उसके बाद
ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना, ऐसे विटामिन जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भाई ऐसे दो टाइप मतलब विटामिन जो होते हैं वो मतलब ए बी सी डी ए ऐसे करके के ऐसे करके अलग अलग पाए जाते हैं। तो उनको हम मेनली दो टाइप में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है जो आपका वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल होता है, और एक होता है आपका पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम विटामिन में जानेंगे, है ना। तो आप देखो ऐसे विटामिन जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं वो निष्क्रिय अवशोषण के पार्ट हैं, यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन के, वो डायरेक्ट चले जाते हैं, है ना। लेकिन सक्रिय अवशोषण या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो आते हैं वो आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, उसके अंतर्गत आते हैं। चलो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो वसा या फिर जो फैट है उसके बाद जो विटामिन 12 है उनके एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या, आप देखो जो आपका वसा या फिर फैट होता है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू, जो आपके लैक्टियल वाला भाग होता है आपका, जो छोटी आंत में वो जो उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जा रहे थे, दिखाता हूं छोटी आंत में ये जो उंगलियों के समान प्रवर्ध पाए जा रहे हैं, है ना, इनके अंदर आपके छोटे से ऐसे रसांकुर देखने को मिल रहा है, मतलब विली वाले भाग के अंदर छोटी छोटी आपको क्या देखने को मिल रही हैं, ये ब्लड वेसल देखने को मिल रही हैं। इन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, लैक्टियल नाम देते हैं। और ये जो लैक्टियल है ना, यही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। ठीक है, और कैसे करता है, काइलो माइक्रोन के थ्रू करता है। अच्छा, इसको आप लोग मत याद रखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्यों फालतू में वो बढ़ाना। चलो ये इतना बस याद रखना है कि जो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल है जो आपकी बॉडी में मतलब वसा या फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है कैसे, आपके बॉडी का जो लैक्टियल वाला एरिया होता है छोटी आंत का, है ना, जो मैंने आपको बता दिया उसके थ्रू। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो विटामिन B12 होता है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो देखो ये आपकी बॉडी के कुछ आंतरिक कारक यानी कोस्टल या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जिसके कारण क्या होता है अमाशय में उस आंतरिक कारक का रिसाव होता है, और वो अमाशय को उत्तेजित करता है या फिर उसे बताता है कि हाँ भाई अब तुम्हें क्या करना है, विटामिन B12 का या फिर विटामिन B12 का क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। तो जब ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने वाले ये आंतरिक कारक या फिर ये कोस्टल फैक्टर आपके अमाशय से लुप्त हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनकी कमी हो जाती है, तो ये विटामिन B12 आपकी बॉडी में नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो, जिसके कारण आप देखो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो मैंने बताया ये अगर अनुपस्थित हो या फिर कम रिलीज हो तो आपके विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण आपकी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो परिपक्व नहीं हो पाएगी, यानी कि आरबीसी जो है आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगेगी, और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर एनीमिया नाम का रोग हो गया है ना, एनीमिया नाम का रोग हो गया है। एनीमिया में क्या होती है, जो आपकी आरबीसी होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या फिर वो मतलब धीरे धीरे लुप्त होने लगती हैं, वही उनकी संख्या में कमी आ जाती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे हाथ पैरों में जकड़न रहना, है ना। इसके पीछे का रीज़न है कि आपकी आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है कहीं ना कहीं वो इतना वीक हो जाता है कि वो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी से धीरे धीरे मतलब जो ये वाला पोर्शन है आपका आरबीसी के बीच वाला पोर्शन, वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगता है हीमोग्लोबिन, और फिर यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक पहुँचाता है। तो जब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इससे आपकी पूरी बॉडी में क्या होगा, जकड़न होने लगेगी, और फिर वहीं से पता चलता है कि भैया इनको तो एनीमिया की शिकायत है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो आपके अमाशय या फिर जो स्टमक वाला पोर्शन है वहाँ पे स्त्रावण होता है या फिर वहाँ पर सेक्रेशन होता है किसका, इंट्रिंसिक फैक्टर का, और वो क्या करता है आपकी बॉडी को B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए मोटिवेट करता है कि हाँ भाई चाहिए, चलो B12 का एब्जॉर्प्शन करो। और जब यही इंट्रिंसिक फैक्टर या कोस्टल फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एट द एंड आपको क्या होगा, एनीमिया की शिकायत आ जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो अब आप देखो
यहाँ से हम कुछ भाग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? मैंने आपको स्वांगीकरण और बहिक्षेपण क्या है नंबर 4, पाचन तंत्र का 4था और 5वें नंबर पे भाग में इसको हमने देखा है। ठीक है, चलो अभी तक क्या कवर कर लिया हमने, एक बार देखो। ये देखो, मैंने आपको बोला भाई कि अंतःग्रहण इंजेक्शन क्या होता है बता दिया। पाचन या डाइजेशन में क्या होता है ये भी बता दिया। फिर आपके अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इस स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण यानी कि आपके एसिमिलेशन और एजेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो तो आप देखो क्या होता है। आपका जो कोलन वाला एरिया है, पहले पढ़ा चुका हूं कि आपका बड़ी आंत जो है उसके 3 भाग होते हैं। ये होता है आपका सीकम, जहां पर छोटा सा आपका क्या निकला होता है, एक प्रवर्ध निकला होता है। फिर ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हमने क्या नाम दिया था, इसे हमने नाम दिया था कोलम। और ये जो एंड वाला भाग है इसको हमने नाम दिया था क्या, रेक्टम। समझ आया? तो इसमें से जो ये बीच वाला भाग है जिसे हमने क्या नाम दिया था, कोलम, उसी कोलम से रिलेटेड कुछ बात है जिसको ध्यान रखना है। क्या है? कोलम जो है आपकी बॉडी में जल तथा खनिज लवण का यानी कि वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना। और ये एब्जॉर्प्शन आपके उस कोलन के हॉस्ट्रा नामक संरचना के कारण मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण आसानी से हो पाता है। चलो ये जो आप खुद सोचो ना, ये अगर भाग है और ये अगर कोई भाग है, किसके अंदर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इस वाले के। इसलिए आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका शेप कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ताकि जो आइट साइड का ये आकृति है ना बलून जैसे, इसी को हॉस्ट्रा बोलते हैं। और ये क्या करता है, आपके जल जो है ना, वाटर जो है और मिनरल्स जो हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो ये तो था आपका क्या, कोलम से रिलेटेड कुछ बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना है, फिर हम आते हैं स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन वाले भाग पर, है ना। क्या है ये? इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी में पचा हुआ भोजन होता है वो शरीर के काम में जब आता है, कैसे शरीर के काम में आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गया जो ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिर जो प्रोटीन है वो आपके शरीर की वृद्धि में हेल्प करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। चलो फिर आता है आपका बहिर्क्षेपण या फिर एजेशन। इसमें क्या होता है, जो अपचित भोजन होते हैं यानी ऐसे वेस्ट मटेरियल जो आपकी बॉडी के द्वारा, आपके जो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए गए हैं, तो ऐसे वेस्ट मटेरियल को भाई बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे वेस्ट मटेरियल को आपके गुदा या फिर एनिस वाले भाग से बाहर निकालना, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, बहिर्क्षेपण या फिर एजेशन नाम देते हैं। ये एनस या फिर आपका गुदा होता है। ठीक है, यहीं से आपका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। चलो ये हो गया आपका क्या, स्वांगीकरण और एजेशन, मतलब ये बहिर्क्षेपण भी हो गया, एसिमिलेशन और एजेशन ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब आप इस पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उसके बारे में कुछ छोटी सी बात ध्यान रख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे पीलिया या जॉइंडिस के बारे में मैं बता चुका था कि आपकी बॉडी में बिलिरुबिन जो है वो बिलिरुबिन को लीवर जो है ब्लड से बिलिरुबिन को लेना बंद कर देता है, जिसे वो पित्त रस या फिर बाइल जूस में कन्वर्ट करता है। तो हमारी पूरी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी धीरे धीरे मतलब पीली हो जाती है। ठीक है, और हमें पीलिया या जॉइंटिस की शिकायत हो जाती है। मेनली किसके कारण होता है, जब आपका लीवर या यकृत इफेक्ट होता है तब ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके इलाज में आप एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं कि एक्लिप्टो नामक एक पौधा होता है ना, एक्लिप्टो नामक एक पौधा होता है जिसका इसके पीलिया के उपचार में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपके दस्त या डायरिया। इसमें क्या होता है, आपका जो बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया है, जब वो जल तथा खनिज लवण के एब्जॉर्प्शन को मतलब एब्जॉर्प्शन करना कम कर दे, जब आपका जो बड़ी आंत वाला एरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया, वो क्या करे, जल और खनिज लवण या फिर वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को कम कर दे, है ना। तो क्या होता है, तब आपको डायरिया या फिर दस्त की शिकायत होती है। ठीक है अब ये होता क्यों है, याद रखना भाई, रोटा वायरस के कारण होता है, पहली चीज़ ध्यान रखना है। उसके अलावा एक जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, ई कोली नाम देते हैं। ठीक है, वायरस को विषाणु कहते हैं वैसे। चलो
आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा ध्यान रखना है आपको, क्या कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होता है, जो आपका रेक्टम या मलाशय वाला भाग होता है, पीछे चलो देखो, ये है आपका रेक्टम या मलाशय वाला भाग, जो क्या होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाला भाग होता है। यहाँ पर आपके ये कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज नामक बीमारी देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो मल होता है, जो फीकस होता है, वो हार्ड होता है और रुक जाता है, और आपकी जो इस इंटेस्टाइन है ना, उसमें जो मूवमेंट होता है, हार्मोन के रिलीज होने से जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट भी पूरी तरह से रुक जाता है। आंत की गतिशीलता अनियमित हो जाती है ना, बॉल मूवमेंट जो है वो क्या हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, और आपका जो मल है यानी फीकस है वो क्या होता है, आपकी बॉडी में से बाहर नहीं निकल पाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल हैं जो आपके डाइजेशन के बाद बने हुए हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन नाम देते हैं। चलो ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये भाई एक आपकी रिवीजन स्लाइड है, जहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर कर दिया हूँ कि कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है और वो किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि माउथ से माउथ से सलाइवा रहता है, वहाँ पर टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ऐसे करके यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम के सिलसिले में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आप लोग देख के कवर कर सकते हैं, है ना। चलो तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बातें मैंने आपको कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। चलो अब कुछ बातें आपको छोटी सी ध्यान रखनी है, क्या पहले बता चुका हूँ। जैसे आपके जो एंजाइम होते हैं वो सभी एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं भाई, ध्यान रखना है। फिर दूसरा, पित्त रस के बारे में छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी यह पाचन में महत्वपूर्ण होता है, पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी एंजाइम नहीं होता है। फिर एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, बता चुका हूँ, और छोटी आंत तक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग तक कंप्लीट हो जाता है, ये भी मैंने कंप्लीट बता चुका हूँ। और बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में केवल क्या होता है, आपके जल और खनिज लवण यानी कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारा जो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि हमने यहाँ पर फूड को कैसे हम इनटेक करते हैं वो जाना भाई, चबाते हैं उसको, है ना, कैसे एंजाइम्स मिक्स होते हैं, फिर कैसे पूरी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल या फिर जो आहार नाल है उससे होकर भोजन गुजरता है। फिर हमने सारी ग्लैंड्स जो कि आपके एंजाइम रिलीज करके उस एलिमेंट्री कैनाल या फिर आपके आहार नाल में पहुंचाती हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया, है ना, कैसे इंजेशन डाइजेशन होता है। फिर अवशोषण या एब्जॉर्प्शन भी देख लिया, स्वांगीकरण यानी आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू इस आंत से आपकी एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन चीज़ों को लेना और फिर उसे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे ही स्वांगीकरण में रखा जाता है। बहिर्क्षेपण या फिर एजेशन भी देख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने जो आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े, पाचन तंत्र से जुड़े जितने आपके रोग होते हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। और इसके बाद जैसे कि हमने अभी अपना पहला तंत्र कंप्लीट किया है, आप ये बात मानेंगे नहीं बट ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र जो होता है, जो हमें पढ़ना रहता है, वो यही पाचन तंत्र होता है। इसके बाद आपके जितने भी तंत्र या सिस्टम आएंगे धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आप सभी से मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।